हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर पे आज हम पुनः बात करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 होगा बेसिक स्ट्रक्चर की जो लेक्चर सीरीज है। पहले वाले लेक्चर सीरीज में हम ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की जर्नी रही है ना। 1950 से लेकर के 1973 तक क्या रहा, कौन कौन से केसेस हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, पार्लियामेंट ने कौन कौन से अमेंडमेंट किए थे जिसको क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, है ना। तो आज बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया है। और ये बेसिकली हुआ अलग-अलग केसेस के माध्यम से ही है ना। जैसे कि आप पहले ये देख सकते हैं कि केशवानंद भारती केस में हुआ था, और ये क्यों हुआ था ये भी आपको पता ही है कि 29th अमेंडमेंट हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि केरल से संबंधित एक कोई विधेयक था भूमि सुधार का, उसको क्या किया था, गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल में डाल दिया था, तो उसी के खिलाफ ये केस आया था। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन-कौन से एलिमेंट्स को शामिल किया गया था। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सर्वोच्चता, सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों का पृथक्करण किस-किस में, विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। संघीय व्यवस्था मतलब संविधान की संघीय प्रकृति, है ना, संसदीय प्रकृति या संसदीय व्यवस्था का। सुप्रीमेसी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संप्रभुता एवं एकता। फिर इंदिरा नेहरू केस आया, तो इंदिरा नेहरू केस क्यों आया था? क्योंकि ये क्या है, अपने इलेक्शन में इन्होंने ऐसा आरोप लगा था कि पहला तो ये कि इन्होंने सरकारी तंत्र का यूज़ किया है। दूसरा ये था कि इन्होंने संविधान संशोधन कर दिया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो नंबर मेरे को याद नहीं आ रहा कौन-सा था, जिसमें उन्होंने ये बता दिया था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, है ना? लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन हो और प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो, इन्हें न्यायपालिका की जो शक्ति होती है, जो सीमा होती है, उसके बाहर कर दिया था। तो उसके खिलाफ ये केस आया था, राजनारायण ने इनके खिलाफ केस किया था। तो इसमें क्या-क्या शामिल किया, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन। तो इसमें दूसरा और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मिनार्वा मिल्स केस आया था, तो इसमें क्या हुआ था कि संसद की संशोधन की सीमित शक्तियाँ हैं, इसको अ, लागू किया, न्यायिक समीक्षा को पुनः दोहराया और मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब ये एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो जो एक गाड़ी के 2 पहिए वाला जो सिद्धांत है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, वो मिनार्वा मिल्स केस में ही हमें देखने को मिला था। दूसरे कौन से केसेस हुआ था भाई, एक कुमार पद्म प्रसाद केस हुआ था 1992 में। तो इसमें क्या हुआ था कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया गया था। फिर एसआर बोमई केस हुआ 1994 में। ये क्यों आया था कि 1992 में, जैसे कि आपको पता है कि बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, विध्वंस कर दी थी। तो क्या हुआ बाद में कि प्रेसिडेंट जो थे उसने जितने भी बीजेपी शासित सरकार थी वहाँ सब पे इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और उनकी सरकार को प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था और वहाँ पे जो उनकी सरकार थी वो हटा दी थी, गिरा दी थी। तो इसी डिसीजन के खिलाफ 1994 में केस हुआ था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है संविधान और जो निर्णय लिया प्रेसिडेंट ने उसका पक्ष लिया था। और कौन-कौन सी चीज़ों को उस टाइम पे जो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया, फेडरलिज्म यानी कि संघीयता, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र और सोशल जस्टिस यानी कि क्या, सामाजिक न्याय। फिर नमित शर्मा केस आया 2013 में। इसमें क्या हुआ था, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा, है ना। मद्रास टैक्स एसोसिएशन केस 2014 का हुआ था। इसमें क्या बताया था कि 226 और 227 में हाई कोर्ट की जो पावर है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन आती है। तो ऐसे अलग-अलग केसेस में अलग-अलग चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था अलग-अलग टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसमें है ना करंट अफेयर के माध्यम से जो भी चीज़ इसमें नई-नई आती गई है, वो को उन चीज़ों को आपको जोड़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, यानी कि यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर का महत्व क्या है। तो पहला तो यह है कि टेस्टिनोमी प्रस्तुत करता है कौन-सी थ्योरी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद की जो थ्योरी है, उसके प्रति ये सिद्धांत जो है एक प्रमाण पेश करता है। क्या टेस्टिनोमी यानी कि प्रमाण समझ लीजिए। इसके बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के लिए, ठीक है? पहली बात है ना, दूसरी बात ये कि गैस्किनो भी प्रस्तुत करता है। दूसरी बात ये है कि कइयों देश ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे संविधान नहीं है, मगर वहाँ पे संविधानवाद जैसी सिचुएशन या फिर जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, है ना, मूलभूत सिद्धांत होते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि भाई आपका मतलब मान लीजिए कि वहाँ पे ये भी हो सकता है कि वहाँ पे वो हो, क्या बोलते हैं, तानाशाही हो, मतलब प्रेसिडेंट रूल हो या फिर किंग का शासन हो, है ना, राजशाही राजतंत्र जहाँ पे चलता हो, मगर वो उनके उनके शासन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दर्शाती हो। जैसे कि क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, नेचर में वो सेकुलर रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स को अधिक वरीयता देंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को दर्शाती हैं, जबकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, है ना। इट सेव द इंडियन डेमोक्रेसी एज इट एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। इसका मतलब ये है कि भारतीय लोकतंत्र की इसने रक्षा करी है, क्योंकि इसने शक्ति की सीमा के रूप में कार्य करता है कौन, बेसिक स्ट्रक्चर। शक्ति की सीमा कैसे कि भाई 368 के तहत आप पूरे संविधान को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो कुछ ना कुछ सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो थे उन्होंने रखे होंगे, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। वो चीज आप इसमें देख सकते हो। इट हेल्प अस टू रिटेन द बेसिक टेनेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, so meticulously framed by the फाउंडिंग फादर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये हिंदी में था तो हिंदी में मैंने इसका मूल वो ये लिख दिया था कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों को नियंत्रित करने में मदद करता है ना। और मूल सिद्धांत कौन से हैं, जो संविधान सभा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों ने जो सोच के इसको बनाया था, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती। एक स्ट्रेंथ अवर डेमोक्रेसी बाय टू सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि क्या है कि अ, वास्तविक में ये क्या करता है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित करता है कौन, बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कि क्या हो गया कि भाई जुडिशियल रिव्यू है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, यानी कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने यहाँ, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का राइट है ना। तो ये दोनों में क्या हो गया कि सेपरेशन हो गया। फिर साथ ही साथ मिनार्वा मिल्स केस में अगर आप देखोगे तो टीपीएसपी और जो आपका फंडामेंटल राइट था, इसको आपने क्या करा था कि कंटेम्परेरी है, एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे के, तो ऐसे में क्या हो गया कि सेपरेशन ऑफ पावर बन गया था। ये डायनामिक इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति में अपने वो है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल यानी कि क्या बोलेगे आप, लचीले हैं ये, बीइंग डायनामिक इन नेचर, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लचीला है अपने अपने आप में। तो ये कुछ महत्व हैं, आप इसके कुछ महत्व आप खुद से भी आप देखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, आपको पूरा चीज यहाँ से कवर कराना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब इसकी क्रिटिसिज्म क्या होती हैं, पहला तो यही कि नो बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज, यानी कि संविधान की भाषा में अगर आप देखें तो इसका कोई आधार नहीं है ना, मतलब किस आधार पे आपने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, उसका कोई आधार नहीं है। दूसरा क्या है कि इट्स पावर टू जुडिशरी टू इम्पोज इट्स फिलोसफी ओवर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म्ड गवर्नमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये न्यायपालिका को पावर दे देता है अपनी अपने थ्योरी को, अपने सिद्धांतों को थोपने के लिए, जो कि लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार है। मतलब लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार के ऊपर जुडिशरी अपने सिद्धांतों को थोपती है। ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है। नॉट डेफिनेट ये ऑन व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं है, कोई प्रामाणिक परिभाषा नहीं है कि इसमें क्या आनी चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय के साथ साथ इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। रिसेंट एग्जाम्पल है शोन द एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवररीच, है ना, जैसे कि आपने 99th अमेंडमेंट देखा होगा, तो इसमें उसको क्या NAVC के नाम से शायद फेमस है वो, अ, एक मिनट, हाँ, तो उसमें NGAC के नाम से फेमस, नेशनल, तो इसको क्या किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इसने इसको खारिज कर दिया था कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो ये एक एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। वैसे इसके भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर को हटाता है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में। तो मतलब ये देखने का नजरिया है कि आप इसको कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जब ये वाला अमेंडमेंट हुआ था तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ माना गया था, और जो आपका न्यायपालिका है उसने इसको खारिज कर दिया था। तो जब ये खारिज किया गया था तब इसको जुडिशियल ओवररीच यानी कि न्यायिक अति सक्रियता के उदाहरण के रूप में भी देखा गया था, बेसिक स्ट्रक्चर को आधार बना। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, काफी कुछ जो है 2 लेक्चरों में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, कहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई, क्या क्या इसमें शामिल है, वगैरह वगैरह। थैंक यू।
है ना? इस चीज़ के लिए थैंक यू। बाकी ये लेक्चर इतना ही है आज के लिए, ठीक है? आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।